सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो कि आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है यहाँ पर, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, फाइन। तो इसमें से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं इसमें से, राइट, ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होती हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है बेसिकली वही हमारी क्या है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर हम समझने की बात करें तो मैथमेटिकली क्या है, अब देखो ये फील्ड लाइंस जो पास हो रही है ये सिर्फ यही डिपेंड नहीं कर रहा कि फील्ड कितना है वहां पर, फील्ड पे तो डिपेंड है ही, अगर ज्यादा फील्ड होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही होंगी वहां पर, ज्यादा डेंस फील्ड लाइंस होंगी तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि ये मेरा जो सरफेस है ये किस तरह से रखा हुआ है। मींस अगर ये फील्ड हमारा इस तरह से है और ये पैटर्न हमारा इस तरह से बना हुआ है, ये सरफेस है मेरा इस तरह से, तो इसमें से ये सारी फील्ड लाइंस हमारी पास हो जाएंगी, फाइन। लेकिन अगर ये इस तरह से रखा हुआ है तो कुछ फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें से नहीं जाएंगी, कुछ इसमें से पास होंगी, तो फील्ड लाइंस जो है कम पास होंगी। और अगर ये सरफेस हमारा परपेंडिकुलर रखा हुआ किसके, नॉर्मल रखा हुआ किसके, फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन है और फील्ड हमारा ये जो सरफेस है ये ऐसा रखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। इसके अलावा किसी भी एंगल पर अगर मेरा सरफेस है ये, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं होंगी, कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, ये मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही, मींस ये जो सरफेस है मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, फाइन। अच्छा, तो अब अगर यहां पर हम बात करें कि भाई ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो ये एरिया वेक्टर भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। तो 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा कि भाई एरिया वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई एक सरफेस ले लूँ, लेट अस सपोज मैंने यही सरफेस ले लिया, तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो भी सरफेस के नॉर्मली। तो अगर ये मेरा सरफेस है सपोज, तो इसके अगर ये वाला आपने लेफ्ट की तरफ का कंसीडर किया तो ये इधर की डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा, और इधर का सरफेस लिया तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, फाइन। तो ये तो होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी भी सरफेस से जो कि नॉर्मली रखा हुआ है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करोगे आप, अब गिनने तो नहीं बैठ जाओगे फील्ड लाइंस को, ठीक है, कि भाई चलो गिन लेते हैं फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसको आपको समझाता हूँ कि क्या फॉर्मूला है जिससे आप इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट अस सपोज कि मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर भाई एक स्मॉल कोई एरिया ले लेता हूँ मैं, ये कोई स्मॉल एरिया है जिसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये हमने मान लिया कि डी कोई एक एरिया है जिसमें से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो वो कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज कि भाई जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इट इज डिफाइंड एज ई वेक्टर डॉट दिस डी ए वेक्टर, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स, किसी भी स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। कब, जब हमारा ये स्मॉल एरिया कुछ भी एंगल पर रखा हुआ है, अगर ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा हमारा वो उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, थीटा गलत ले लेते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो थीटा आपको समझना है कि थीटा होता क्या है ये।
तो जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हम निकालेंगे कैसे? तो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा सरफेस है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइन। तो आप देख रहे हो कि भाई अगर मैंने इधर का सरफेस कंसीडर किया तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मेरा सरफेस है, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये सरफेस तो ऐसा रखा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इट मींस सरफेस तो परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ये कितना है? ये है हमारा 0 डिग्री। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली एकदम से क्या करते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे और यहां पर आंसर, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे और ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर गलत हो जाएगा। फाइन। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसने ये बोला सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस अगर ये सरफेस है मेरा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब इसके परपेंडिकुलर सरफेस रखा हुआ है, ना कि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो थीटा है, ये क्या है? ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये ध्यान रखना, इसको गलत मत कर देना, अदरवाइज सारा का सारा बेकार हो जाएगा। आप मेहनत करोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट आगे की वीडियोज में। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा फॉर्मुलेज ही समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाला स्मॉल फ्लक्स। अब मान लो जो फ्लक्स, जो आपका सरफेस है ये काफी बड़ा है, तो आपने स्मॉल एरिया कंसीडर करके क्या किया? उसमें से कुछ जो फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लिया। तो टोटल फ्लक्स जब आपसे बोला जाए कि भाई टोटल फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे? आप इसको इंटीग्रेट कर दो। जो फाई ई आएगा वो क्या आएगा? ओवर द सरफेस आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि मेरे किसी भी सरफेस से पास हो रहा होगा। फाइन। तो आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले से ही हम कैलकुलेट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। अच्छा, तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की हमने। अब इसी से रिलेटेड आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉस थ्योरम तो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है कि भाई अगर ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय गॉस थ्योरम, लेकिन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, हाउ टू अप्लाई द गॉस थ्योरम एंड हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग गॉस थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें हम फ्लक्स की भी हेल्प लेंगे और गॉस थ्योरम में जो अभी बताने वाला हूं उसकी भी हेल्प लूंगा। तो वहां दोनों के थ्रू हम क्या निकालेंगे? डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसकी यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो कैसे निकालोगे आप एसआई यूनिट? बहुत सिंपल है, फॉर्मूले को देख लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? तो अगर आपसे बोला गया कि इसकी एसआई यूनिट बताओ, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर की एसआई यूनिट क्या है? एरिया वेक्टर एरिया होता है, इट मींस ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है हमारी एसआई यूनिट। हाँ जी, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट समझी। ठीक है, क्या थी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट थी, एसआई यूनिट जो थी वो क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेता है इसके एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे?
ये फोर्स की यूनिट है, इसकी डायमेंशन होगी ml/t-2। फाइन। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की डायमेंशन हो गई, ये क्या होगी L2 हो गई। कूलम्ब चार्ज की डायमेंशन 80 हो जाएगी। तो इन सबको आप कैलकुलेट करोगे फाइनली तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा m, ये L और L2 क्या हो जाएगा L3, ठीक है। T एक ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास डायमेंशन भी आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या आ रही है ml3t-3a-1, राइट। अब जो अगला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्टली गॉस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फाइन। तो गॉस जी ने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम कोई भी एक क्लोज सरफेस कंसीडर करें किसी भी शेप का, नो मैटर, किसी भी शेप का एक क्लोज सरफेस कंसीडर करें और फिर उसमें से देखते हैं कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, मींस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रही हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, इन फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दो क्या, कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना हमारा चार्ज है और उसको डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ये मैंने कूलॉम्स लॉ जब पढ़ाया था तो परमिटिविटी बताई थी। अच्छा, अब ये फ्री स्पेस से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये अभी हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये सरफेस कहाँ रखा हुआ है, ये सरफेस मेरा फ्री स्पेस में रखा हुआ है। फाइन। ये कहाँ रखा हुआ है, ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है। तो अगर हमारा ये क्लोज सरफेस फ्री स्पेस में रखा है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज है, मतलब इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो, मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ऐसा यूनिट आप बिजली इसकी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप इसको इस वैल्यू से इनक्लोज चार्ज को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट रिमेंबर दैट फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप और क्लोज सरफेसेस। अगर ये सरफेस हमारा क्लोज नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये केवल उन्हीं फील्ड्स के लिए वैलिड है, मतलब उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए वैलिड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हमारा इस फॉर्मूले से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो ये तो हो गया हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। फाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं, मींस डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है यूजिंग दैट थ्योरम। फाइन। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं लाइन चार्ज का। ठीक है, जो कि हमने बताया था आपको कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो अभी उसमें सबसे पहला मैं ले लेता हूं कि भाई हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinity long uniformly चार्ज्ड, एक वायर ले लेते हैं, लाइन चार्ज है तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइन। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है और इसके ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन। तो यहाँ पर अब मुझे एक चीज आपको डिफाइन करनी होगी, क्योंकि ये जो हमारा लेंथ है इसकी वो इन्फिनिटी है, तो इसमें चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, पता नहीं कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए हम एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब जैसे मास डेंसिटी होती है ऐसी चार्ज डेंसिटी भी होती है, ठीक है। अब ये चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई। जैसे फर्स्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हमारा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्यू ओवर एल, फाइन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रहा है, देन डी क्यू ओवर डी एल भी लिख सकते हैं, फाइन। तो ये जो हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां से अगर क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, फाइन। तो अब इस चार्ज की वजह से सपोज हमने कोई एक पॉइंट चूज किया, और ये जो पॉइंट है मेरा ये क्या है, सपोज ये यहां पर चूज किया, जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर है। कहां से, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब करना क्या है भाई, क्योंकि हमें पता है गॉस थ्योरम अप्लाई होगी किसके लिए, ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, क्लोज लूप। अब यहां पर तो कोई क्लोज लूप है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक हाइपोथेटिकल लूप बनाना पड़ेगा, एक एज्यूम करना पड़ेगा। और ये जो हाइपोथेटिकल लूप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और ये गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि सिमेट्री फॉलो कर रहा हो, मतलब ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लेना है, ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो कि सिमेट्री फॉलो कर रहा हो, फाइन। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट से पास होता हुआ अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, तो लेट अस सपोज यहां पर कैसी सिमेट्री फॉलो हो सकती है, यहां पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री बहुत इजीली फॉलो हो सकती है, फाइन। तो अगर मैं सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इसका गॉसियन सरफेस बनाता हूं, इसका एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाता हूं, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा सिलेंड्रिकल, फाइन, ये बनेगा सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी है वो कुछ भी शेप का ले लिया, ये हमारा ऐसा सरफेस होना चाहिए जो सिमेट्री फॉलो करता हो, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो सरफेसेस चूज किए जाते हैं वो या तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है, या तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री को शो करते हैं, या फिर कोई मे बी की स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है, वहां पर स्फेरिकल सिमेट्री भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, या फिर जो है वहां पर कोई पैरेललोपाइप टाइप की सिमेट्री भी हो सकती है। इन जनरल ये तीन ही सिमेट्री पॉसिबल है, इसके अलावा यूज होती है बट बहुत कम यूज होती है। सो इन जनरल ये तीन होगी, या तो सिलेंड्रिकल होगी, स्फेरिकल होगी, या फिर पैरेललोपाइप टाइप की सिमेट्री होगी, ठीक है, फाइन। तो अब यहां पर मैं कौन सी सिमेट्री ले रहा हूं, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सिलेंड्रिकल सिमेट्री, फाइन। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री अगर मैंने लिया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, तो इसकी वजह से मैं क्या निकालूंगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। अब गॉस थ्योरम से फील्ड तो निकलता नहीं है, गॉस थ्योरम से क्या कैलकुलेट होता है, गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फाइन। तो अब इसमें तीन सरफेसेस हैं, देखो एक सरफेस नहीं है, यहाँ पर तीन सरफेसेस हैं। एक तो ये वाला सरफेस हो गया, एक यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि लेट अस सपोज ये कर्व्ड सरफेस है, ये हो गया सरफेस 1, नाम दे देता हूं मैं इनके। दूसरा ये वाला हो गया मेरा स्फेरिकल सरफेस हो गया, लेट अस सपोज इट इज सरफेस 2 एंड दिस वन इज सरफेस 3, ठीक है। तो अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर दिखता हूं तो कहां होगा, इस डायरेक्शन में ही तो होगा। अगर मैं मान लूं कि इसका जो यहां पर मैं एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लूं, यहां पर
कोई स्मॉल एरिया कंसीडर कर लूँ तो ये इधर आएगा। मान लो कि ये कोई स्मॉल एरिया है और वो कैसा है, वो है सपोज DA1 एरिया है स्मॉल, ठीक है। तो ये DA1 जो एरिया वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस, फाइन। ऐसे ही अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि भाई ये जो सरफेस है इसका भी एरिया वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, ये वाली डायरेक्शन आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। मान लो ये क्या है, DA2 एरिया वेक्टर, DA2 इसका स्मॉल जो एरिया है वो क्या है, उसका एरिया वेक्टर DA2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एरिया इसका क्या है हमारा DA3 है, ये स्मॉल पोर्शन का, फाइन। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो हमें पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, यहाँ भी यही होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, ठीक है, दोनों तीनों सरफेसेस पे मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं अगर नॉर्मल इन जनरल फॉर्मूले से, जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उससे अगर हम निकालें कि इस टोटल सरफेस से, इस पूरे की पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो इस गॉसियन सरफेस से आप कैसे निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको पता है भाई कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा, फाई E इज इक्वल्स टू व्हाट, एक तो आएगा हमारा इस वाले सरफेस से, सरफेस 1 से जो फ्लक्स पास होगा, तो ये कितना हो जाएगा, E DA1 cos θ1 प्लस एक फ्लक्स पास हो रहा होगा कुछ अमाउंट यहां से इस वाले सरफेस से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल E DA2 cos θ2। अच्छा, प्लस एक सरफेस कौन सा है, ये थर्ड सरफेस है, तो ये जो थर्ड सरफेस है इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा E DA3 cos θ3, फाइन, ये हो गया cos θ3। अब अगर हम यहां पर हम एंगल की बात करें तो अगर सरफेस 1 के लिए देखते हैं तो दोनों आप देखो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब E और DA1 के बीच का जो एंगल है ये क्या है, ये 0 डिग्री है, मतलब θ1 जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। सरफेस 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि जो मेरा सरफेस 2 की वजह से जो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, नॉट 0 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है। और सरफेस थर्ड पे भी देखेंगे तो यहाँ भी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, फाइन। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, देखिए EDA1 cos 0 डिग्री, क्योंकि θ1 हमारा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल किसका, EDA2 cos 90 डिग्री, क्योंकि θ2 जो है मेरा वो 90 डिग्री है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर तीसरा वाला सरफेस कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, EDA3 cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता भाई cos 90 तो 0 हो जाता है, तो ये वाले टर्म तो दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले दोनों लास्ट वाले जो टर्म है वो तो दोनों 0 हो गए। अब बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा, cos 0 होता है 1, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, ये बचा क्लोज इंटीग्रल EDA1, क्लोज इंटीग्रल EDA1। अब E बाहर आ जाएगा, E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा फाई और क्लोज इंटीग्रल किसका, DA1 का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन लूंगा, मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और आप जानते हो कि सिलेंडर का जो CSA होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा E इंटू टोटल जो CSA होता है वो तो 2πRH, ठीक है। अब H क्या है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो अगर मैं ये हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने L एज्यूम की है,
तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, जो dA1 का इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, आर क्या है, ये रेडियस है, मतलब यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। फाइन, तो ये जो CSA हो गया किसका, सिलेंडर का, ये कितना हो गया 2 पाई आर एल। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। अच्छा, अब यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि अभी तक तो मैंने गॉस थ्योरम लगाई नहीं है यहाँ, तो अगर मैं गॉस थ्योरम को भी अप्लाई करूं यहाँ पर, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कितना होगा, ये हमें पता भाई, गॉस थ्योरम तो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है कि जितना भी उसके अंदर इनक्लोज चार्ज है उसको अगर आप परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। फाइन, तो यहाँ पर जो गॉस थ्योरम से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना आएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि कहाँ रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो Q इनक्लोज चार्ज है वो कितना है, वो हमारा है बेसिकली लैम्डा L। फाइन, तो अगर मैं Q इनक्लोज की जगह लैम्डा L लगा दूं, मतलब मैंने ये एज्यूम किया है कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है और चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है, वो लैम्डा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा L आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगी मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब मैं अगर इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को कंबाइन करूं, बिकॉज दोनों ही हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों इक्वेशन से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो रहा है। फाइन, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहां पर लिख देता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से आप देखो L से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो E आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, मतलब एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लिया था जिसके ऊपर कुछ चार्ज था, जिसकी कुछ चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, उसकी वजह से मैंने r डिस्टेंस पर अगर फील्ड निकाला तो क्या मिला मुझे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब कि ये जो फील्ड है मेरा ये वेरी कर रहा है 1 अपॉन r के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये r हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। राइट, तो अगर हम प्लॉट कर दें इसका, कि भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए एग्जाम आ जाता है कभी कभी, तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे देखो बता देता हूँ भाई, आपको पता है कि ग्राफ जो बनेगा E वर्सेस R का जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इनवर्स इफेक्ट वाला बनेगा, क्योंकि ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा E वर्सेस R का। ठीक है, E डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन R। फाइन, तो इस तरह का ग्राफ हमारा ये बन जाएगा। राइट, तो ये तो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा किसका, गॉस थ्योरम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में आ सकते हैं या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, तो ये यहाँ से एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फाइन, अच्छा, इसके बाद एक और एप्लीकेशन है मेरा, वो क्या है उसको समझो जरा। ठीक है, तो अभी तो मैंने लिया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो जरूरी थोड़ी है कि लीनियर चार्ज ही होगा हमेशा, किसी कोई वायर टाइप का ही शेप होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह का शेप हो कुछ, जिसमें कुछ एरिया भी हो। अभी इसमें लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज, तो अगर एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज हमारा, तब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सेकेंड एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट। अब ये सीट भी इनफाइनाइट साइज की है। ठीक है, सीट भी हमारी इनफाइनाइट साइज है इसका। तो लेट अस सपोज कि यहां पर एक सीट है हमारे पास, एंड दिस वन इज सीट। ठीक है, ये हमारे पास एक सीट है। ठीक है, कुछ इसका एरिया होगा अपना, इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
फाइन। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड से हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस सीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी हम समझो, अब देखो भाई अगेन गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, मतलब क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब क्लोज सरफेस नहीं है तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो मान लो कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। एंड लेट अस सपोज ये गॉसियन सरफेस अगेन कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का बन जाएगा, पैरेललोपाइप्ड सिमेट्री का भी बन सकता है, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ से पास होता हुआ आएगा, तो ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। फाइन, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इसमें भी, ठीक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, पैरेललोपाइप्ड सिमेट्री भी चल जाएगी यहाँ पर, बट सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो वो सिंपल है थोड़ी सी, तो मैं उसी के थ्रू कराऊंगा। फाइन, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, सपोज प्लेट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है मेरा, जिस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका देखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, लेट अस सपोज इट इज A1। तो अब ये पूरा का पूरा एक ही सिलेंडर है, एक ही गॉसियन सरफेस है, इट मींस इसका जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो एरिया होगा वही सेम टू सेम ये होगा। तो अगर ये A1 इज इक्वल्स टू सपोज A है, तो यहाँ पर जो A2 एरिया होगा वो भी हमारा A ही होगा। फाइन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, अवे फ्रॉम द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हो गया मेरा A2 जिसकी वैल्यू क्या है A। फाइन, और यहाँ भी ये क्या है, अवे फ्रॉम द सरफेस। अब इसमें एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी, ये तो सर्कुलर एरिया हो गया हमारे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका भी कुछ अपना एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो अगर मैं उसका अपना एरिया वेक्टर बनाऊं यहाँ पर, तो क्या होगा, लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर लिया और वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, मे बी कि मैं इसको लिख सकता हूँ A3। फाइन, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है, किसका, कर्व्ड सरफेस का। फाइन, तो अब इससे पास होने वाला अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला क्या निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं, तो क्या होगा, ये आएगा phi e, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स, अब देखो तीन सरफेस है 1 2 एंड 3, तो ये तो हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 2 और ये हो गया सरफेस 3, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, दैट phi e विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस phi 1 प्लस यहां से जो दूसरा आ रहा है phi 2 प्लस यहां से जो तीसरा सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा होगा phi 3। अब phi 1 कितना है, ये तो हो जाएगा E। अब देखो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। ऐसे ही इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, राइट। इट मींस यहां भी थीटा 0 है और यहां भी थीटा क्या है, 0 है। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एरिया, सॉरी एंगल। फाइन, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ ये एंगल 0 है और यहाँ भी एंगल 0 है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है उसके, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो ये जो phi 1 है ये क्या हो जाएगा, E A cos 0 प्लस phi 2 क्या बन जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0 है, तो ये बन जाएगा E A cos 0 अगेन, प्लस ये क्या बन जाएगा, E A cos 90। अब ये cos 90 तो 0 हो गया, इट मींस ये वाला फैक्टर तो हो गया 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0, cos 0 मतलब 1, cos 0 मतलब 1, और अल्टीमेटली जो मिलेगा क्या, वो यहाँ से मिलेगा EA प्लस यहाँ से भी मिलेगा EA, और ये हो गया मेरा टोटल फ्लक्स जो कि इस सरफेस से पास हो रहा है। फाइन, अब क्योंकि हमें ये इसका साइज इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाइन, तो मैं क्या करूंगा, इसको डेंसिटी की टर्म में लेके जाऊंगा। तो लेट अस सपोज कि इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना चार्ज है,
तो चार्ज को हम डेंसिटी के टर्म में लेके आऊंगा, तो डेंसिटी के टर्म में जब मैं लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस चार्ज डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए, Q अपॉन ए क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट। तो यहां से जो Q आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो अगर मैं यहां पर टोटल फ्लक्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, फाई ई इज इक्वल्स टू 2E इंटू ए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 अगर दे दूं एंड देन फिर हम अप्लाई करें कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो अगर मैं गॉस थ्योरम का अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यूजिंग गॉस थ्योरम अगर फ्लक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू, ये तो कहती है इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कितना है, ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, ये चार्ज इनक्लोज चार्ज है, इसको इनक्लोज चार्ज भी लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना इनक्लोज चार्ज है गॉसियन सरफेस से, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन होगी सेकंड। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, ये मिलेगा 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सिग्मा तो होगी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये किसकी वजह से आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस सीट, इनफाइनाइट सीट। फाइन, तो इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है मेरा, वो क्या बना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन, तो अच्छा अब ये इसमें देखो ये आर पे डिपेंड ही नहीं है, ये जो मैंने आर चूज किया इस पे डिपेंड नहीं, मतलब ये पॉइंट मेरा कहीं भी हो, फील्ड जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब मैं प्लॉट करता हूं किसका, E वर्सेस R का, तो ये क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। फाइन, कंडीशन ये है कि सीट हमारी इनफाइनाइट साइज की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और एक लास्ट एप्लीकेशन है, वो जो है वो भी देख लेते हैं, और वहां से भी कोई एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इसी का सब एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जो अभी आपने चार्ज सीट की वजह से निकाला है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट। अब यहां पर एक ही सीट थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लेन सीट होंगी, बट किस तरह की, 2 सीट्स होंगी, एटलीस्ट 2 पैरेलल सीट्स होंगी। ठीक है, प्लेन पैरेलल सीट्स। फाइन, मींस यहां पर 2 सीट होंगी हमारी लाइक दिस, और दोनों पैरेलली रखी होंगी, दोनों ही चार्ज सीट होंगी, इनफाइनाइट साइज होगा। ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग सीट्स होंगी। तो मैं पहले इसमें एक केस ऐसा बन सकता है जब दोनों ही सीट्स पर कैसा चार्ज हो, सिमिलर नेचर का चार्ज हो। एक केस ऐसा भी बन सकता है जिसमें अपोजिट नेचर का चार्ज हो। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको सिमिलर नेचर का चार्ज का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूं। ठीक है, कैसे आएगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 2 सीट्स हैं। ठीक है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और दूसरी वाली सीट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। फाइन, इसको मैंने मान लिया सीट 1, इसको मैंने मान लिया सीट 2। तो अब इस सीट की वजह से हमें फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर 3 रीजन्स हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे, एक रीजन तो बन गया इधर का, इधर भी फील्ड हो सकता है, लेट अस सपोज दिस रीजन इन फर्स्ट रीजन। एक रीजन यहां बन सकता है कि भाई यहां बीच में कहीं पूछ सकता है, तो लेट अस सपोज दिस इज सेकंड रीजन। और तीसरा रीजन यहां बन जाएगा कि राइट साइड कहीं पूछ सकता है, तो ये बन जाएगा थर्ड रीजन। ठीक है, तो इन तीनों ही पॉइंट्स पर, तीनों ही रीजन्स पर इन प्लेट्स की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अभी मैंने ये जो फॉर्मूला यहां पर ड्राइव किया, ये इनफाइनाइट सिंगल सीट की वजह से था। अब यहां पर 2 सीट रखी हुई है, तो 2 सीट्स की वजह से क्या होगा कि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देन दूसरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और फिर नेट फील्ड जो होगा वो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम। फाइन,
तो पहले अगर मैं इसकी वजह से देखूं, फील्ड 1 प्लेट 1 की वजह से जो फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम द सीट जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो लेट अस सपोज दिस इज व्हाट E1, फाइन। दूसरा जो आएगा हमारा इस प्लेट की वजह से फील्ड, वो भी इधर ही आएगा, वो क्या है, सपोज E2। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सीट राइट की तरफ होगा, मतलब E1 जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, और इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द सीट, तो वो इधर होगा, ये होगा मेरा E2, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से अवे फ्रॉम द सीट होगा, मतलब E1 इधर होगा और E2 भी मेरा इधर ही होगा, फाइन। तो अब बहुत इजी हो गया, हमने डायरेक्शंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। तो क्या करना है, E1 निकालना है, E2 निकालना है। अगर ये सेम डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को माइनस कर दो, यही हमारा वेक्टर सम है, फाइन। तो अगर हम एट 1 बात करते हैं, कौन से रीजन में, फर्स्ट रीजन में बात करते हैं, तो क्या होगा, जो E नेट आएगा वो क्या आएगा, E1 प्लस E2, वेक्टर नहीं लगाया मैंने बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर सम उसके इक्वली आ जाएगा, ठीक है। और E1 हमें पता है, इसकी वजह से कितना फील्ड होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया था प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, प्लस दूसरी वाली का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली हम देखेंगे कि क्या मिलेगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, कहां पर, फर्स्ट रीजन में, ये मिलेगा मुझे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी मेरी ये, नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी यहाँ पर, फाइन, अवे फ्रॉम द प्लेट्स, ठीक है। अब रीजन आता है सेकेंड, तो सेकेंड रीजन में भी मुझे कैलकुलेट करना फील्ड, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यहाँ भी आपने क्या करना है, दोनों ही फील्ड निकाल के, और क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कर देना है। तो कौन सा रीजन लेना है, सेकेंड रीजन, एट सेकेंड रीजन। तो क्या होगा इसमें, E जो नेट आएगा यहाँ पर कौन से रीजन में, ये तो फर्स्ट रीजन था और ये है मेरा सेकेंड रीजन का, तो कितना आएगा, E1 माइनस E2। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, दोनों अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर E1 माइनस E2 भी हो सकता है, E2 माइनस E1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि E1 ग्रेटर, तो मैं E1 माइनस E2 लिखूंगा, उसके लिए सिग्मा 1 बड़ा होना चाहिए किससे, सिग्मा 2 से, ये एजम्पशन होगा, तभी आप क्या लिखोगे, E1 माइनस E2। और अगर ये सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा। तो आप इजीली निकाल लोगे, क्या निकलेगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बनेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये बन गया E नेट, किसकी वजह से, इन प्लेट्स की वजह से, कौन से रीजन में, सेकेंड रीजन में, फाइन। ये हो गया मेरा सेकेंड रीजन में फील्ड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है थर्ड रीजन। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अभी देखो E1 में से E2 को माइनस किया, तो नेट फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द E1, जो नेट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। तो थर्ड रीजन क्या होगा, इसमें क्या निकलेगा, फील्ड E नेट जो आएगा मेरा थर्ड रीजन का, वो क्या आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अगेन, तो एग्जैक्टली यही फील्ड आ जाएगा जो कि हमने इस रीजन में निकाला था। क्यों, क्योंकि यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में थे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा ये, तो ये कहीं भी पॉइंट हो उससे मैटर नहीं कर रहा। तो फाइनली जो थर्ड रीजन में मेरा फील्ड आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया मेरा थर्ड रीजन का फील्ड, फाइन। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस भी बन जाता है कि भाई अगर ये दोनों ही चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, तो क्या होगा कि अगर ये दोनों ही चार्ज डेंसिटी क्या हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तब ये फर्स्ट रीजन का फील्ड कितना हो जाएगा। तो आप यहां से देखोगे ये कितना आ जाएगा, अगर सिग्मा रख दोगे दोनों की जगह, ये 2 सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो ई नेट आएगा फर्स्ट रीजन में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिमिलरली सेकेंड रीजन में क्या आ जाएगा, सेकेंड रीजन में क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 अगर इक्वल है सिग्मा 2 के और इक्वल है सिग्मा सपोज, तो इस रीजन में क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा ये 0 हो जाएगा। इट मींस सेकेंड रीजन का जो फील्ड है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल है। और थर्ड रीजन का भी फील्ड क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा जितना फर्स्ट रीजन में था। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये टोटल हमने डील किया है ये 3 एप्लीकेशन से गॉस थ्योरम के, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। एंड अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कंटेंट को पढ़ के कितने क्वेश्चंस हमसे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया गया है इस कंटेंट से कितना क्वेश्चंस आप इजीली बना पा रहे हो, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, उनको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंटेंट हमारे लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। फाइन, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।